हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट यानी कि सीटेट एग्जाम जो जनवरी में होने वाला है उसकी आज हम साइंस की क्लास 2 लेकर आए। कल आप सभी ने देखी होगी मैथ की क्लास। अब मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आज हम आपको साइंस की क्लास लेकर आए आप सभी के लिए। देखिए, 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में आप सभी को हल करना है और फटाफट लाइव में जुड़ जाना है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपको हल करने और 30 क्वेश्चन में से आपको बताना है आपने कितने सही किए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इसकी आप सभी को पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखो, पहला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है प्याज के छिलके की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। मान लो जैसे प्याज है, तो प्याज के छिलके का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से यानी कि माइक्रोस्कोप से किया जा सकता है। अब प्याज की कोशिकाओं की परिधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में ये भरना है। और जो अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है जिसको बी यानी कि यहाँ पर क्या कहते हैं, कोशिका के मध्य को जो केंद्रीय सघन पिंड उसे कहते हैं। ए तथा सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। तो ए बी सी डी की पहचान कीजिए। मतलब बताया गया है क्वेश्चन में कि ए वाले में क्या आ जाएगा, जो प्याज की कोशिका की परिधि यानी कि सेल जो होती है उसकी परिधि को क्या कहते हैं। अन्य मोटा आवरण जो प्याज सभी ने देखा होगा, प्याज के मोटे आवरण यानी बी है उसको क्या कहते हैं। कोशिका के मध्य जो यानी कि बीच का भाग होता है उसको क्या कहते हैं। और उसे कहते हैं यानी ए तथा सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ, ए और सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। तो सी ए बी सी डी की पहचान कीजिए। अब देखो, जैसे प्याज होता है तो प्याज एक बहुकोशिकीय कई कोशिकाओं से मिलकर बना यानी कि पादप क्या है, पादप जीव है। ठीक है भाई, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, वनस्पति विज्ञान जीव है। सभी पादप कोशिकाओं की तरह प्याज के छिलके की कोशिकाएं, अब कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और एक बड़ी रसधानी होती है। अब देखो, जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका यानी कि सेल, उसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक, यानी कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक कोशिका द्रव्य की परिधि में उपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक जो होता है कोशिका की परिधि में उपस्थित होता है। समझ गए। रसधानी प्रमुख होता है और कोशिका का केंद्र भी उपस्थित होता है। रसधानी कोशिका द्रव्य से घिरी होती है। कोशिका भित्ति एक बड़ी रसधानी उपस्थित संकेत है जो पादप कोशिका को पहचान करने में क्या करती है, सहायता करती है। तो देखो, सबसे पहले अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्याज की छिलके की कोशिका का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन किया जाता है। प्याज की कोशिका की परिधि को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये हो गया, यानी कि जो परिधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कोशिका झिल्ली भर दोगे। तो ऑप्शन ए यानी कि फोर्थ वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति। एक मोटा आवरण होता है प्याज पर के नहीं होता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, केंद्रक, यानी कि जिसे कोशिका भित्ति और कोशिका के मध्य भाग यानी कि प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है भैया, केंद्रक अवश्य पाया जाता है। ध्यान रख लेना। ठीक है, इसी प्रकार से समझ पाओगे। तो यानी फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका केंद्रक। ठीक, उसके बाद जो डी वाला जेलीनुमा पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यानी कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा फोर्थ वाला। समझ गए ना साथियों। तो इसी प्रकार से जो सेकंड पेपर की भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रत्ययों के नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया गया तथा उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया। बोतल में एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया गया तो यह देखा गया कि छिद्र से पानी नहीं निकलता है। उत्प्लावक बल घनत्व, दाब, गुरुत्वाकर्षण, क्या हो जाएगा?
हाँ तो साथियों देखिए, जैसे इसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि देखा गया कि छिद्र से पानी निकलता है, नहीं पानी नहीं निकलता है, तो उत्प्लावक बल हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, दाब हो जाएगा या गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो अगर बात की जाए तो सबसे पहले उत्प्लावक बल क्या होता है। देखो उत्प्लावक बल यानी कि यह किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर लगाया गया कुल शुद्ध ऊर्ध्व बल होता है। इस बल के कारण वस्तुएं किसी तरल पदार्थ में तैरती या उत्प्लावन करती रहती, ठीक उसी को हम उत्प्लावक बल कहते हैं। घनत्व की बात करें तो किसी सामग्री की प्रति इकाई के आयतन के द्रव्यमान की माप या उसका घनत्व कहलाता है। मतलब कोई द्रव्यमान है और प्रति इकाई के आयतन के द्रव्यमान के माप का उसका घनत्व है, ठीक है। अगर दाब की बात करें तो दाब क्या होता है, यानी द्रव गतिकी में गहराई के साथ साथ दाब में वृद्धि होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाब सीधे यानी कि अगर देखा जाए P बराबर HX और P गुणे G, ठीक है, तो के ऊपर द्रव की ऊंचाई का अनुरूप होता है। अब गुरुत्वाकर्षण, मान लो गुरुत्वाकर्षण तो सभी को पता होगा, कोई चीज ऊपर फेंको नीचे आ गई, ठीक है, तो क्योंकि वस्तुओं को नीचे और खींचता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। अब किसी तरल पदार्थ में डूबी वस्तु के ऊपर और नीचे के बीच दाब के अंतर्गत उत्प्लावन बल का निर्माण करता है जो गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है। तो इसमें अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि यानी कि एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया गया तथा उसके मुंह से ढक्कन बंद कर दिया गया, तो बोतल एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया, तो यह देखा गया छिद्र में पानी नहीं निकलता। तो देखो जब प्लास्टिक की बोतल में पानी भरा जाता है तो उसका मुंह ढक्कन से बंद कर दिया जाता है, तो बोतल के अंदर का पानी अपेक्षाकृत स्थिर अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, और उसका वजन पानी की पूरी मात्रा के समान रूप से वितरित होता है। तो इसका मतलब है कि बोतल के अंदर का दाब सभी तरफ समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, यानी कि दाब, ठीक है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे। तो यानी कि लाइट ऑफ लेजर, एक लेजर टार्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया। यानी कि एक लेजर लाइट है, टार्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया। तो ए हो जाएगा एक प्रिज्म पर, बी एक कांच के स्लैब पर, ए और बी कौन सी परिघटना होगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से समझे ना, देखिए सेकंड पेपर बहुत टफ होता है थोड़ा, अगर थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो समझ लिया यानी कि पास होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी बीएड वाले भाई बहन हैं तो आप सभी लोग सेकंड पेपर की अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही यही बचा है सेकंड पेपर। जो बीएड वाले हैं जो सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक लेजर टार्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया। तो इसका अगर देखोगे तो इसको समझो कि एक प्रिज्म पर, एक कांच के स्लैब पर, तो इसको राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ए और बी, यानी ए कह रहा है प्रकीर्णन और बी अपवर्तन। तो प्रिज्म यानी कि सबने इंटर में तो पढ़ा ही होगा, इंटर हाई स्कूल में, कि प्रिज्म जब एक लेजर टार्च से प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या हो जाता है, प्रकाश भाई प्रिज्म में होता है ऐसे, तो अगर उस पर प्रकाश डालोगे तो उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक अलग प्रकाशीय घनत्व के साथ एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरता है तब अपवर्तन का आशय प्रकाश की दिशा में या उसमें होने वाले परिवर्तित होते। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। प्रिज्म जो होता है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपवर्तित करता है, जिससे वे अपनी तरंग दैर्घ्य के आधार पर मुड़ जाती है। किसके आधार पर, तरंग दैर्घ्य के आधार पर मुड़ जाती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य के आधार पर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है या अपनी दिशा बदल देती है। अब प्रिज्म में प्रकाश या अपवर्तन सफेद प्रकाश के या उसके रंगों में विभाजित करते जैसे प्रभावों को जिम्मेदार है, जिसे आमतौर पर विक्षेपण के रूप में देखा जाता है। अब ये तो क्या प्रिज्म की बात। अब हम कांच के स्लैब पर की बात कर लें तो इसमें अगर देखोगे जब एक लेजर टार्च का प्रकाश कांच स्लैब पर पड़ता है तो प्रकाश भी
अपवर्तन होता है, कांच के स्लेब हवा से अलग, यानी कि इसका जो देखोगे तो ये हवा से अलग प्रकाशीय घनत्व वाला एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके कारण स्लेब में प्रवेश करने वाले बाहर निकलने पर प्रकाश की गति और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाती है। समझ गए इतनी बात? कांच के स्लेब में प्रत्येक सतह पर प्रकाश अपवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रकाश किरणें बंकित होती हैं और अपनी दिशा परिवर्तित कर ले जाती हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर है, क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश में उपस्थित प्रयोग करके भोजन उत्पादन किस प्रकार की अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है होता है? उदासीनीकरण अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया या संयुक्त अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। तो कौन सी अपक्रिया का प्रयोग होता है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए फटाफट। समझ में आ रहा है? तो देखो, पौधों के द्वारा यानी कि किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 तथा जल H2O, ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अपक्रिया का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, उदासीनीकरण अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, संयुक्त अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। क्या हो जाएगा? देखो, अगर देखोगे तो यानी कि किसकी बात कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की। अब किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये अगर CO2 और H2O, ठीक है, CO2 और H2O ये संयुक्त रूप से, यानी कि कौन सा हो जाएगा? संयुक्त अपक्रिया हो जाएगी। राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। देखो, संयुक्त अपक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त अपक्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलकर ग्लूकोज यानी कि क्या बनाता है? ग्लूकोज, ठीक है, और आपका क्या बना देगा? शर्करा बना देगा। क्या बना देगा? शर्करा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण निम्नलिखित। अब देखोगे, अगर देखो, यानी कि 6CO2 प्लस 6H2O, तो ये क्या बन जाएगा? C6H12 और O6 प्लस 6O2, ठीक है, ये अपक्रिया बन जाएगी। तो देखो, इसमें ये हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी का H2O, ठीक, अभिकारक हैं जो ग्लूकोज, यानी कि ये आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पाद हैं। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं? इनका यानी कि अभिकारक हो गए, और ये किसका उत्पादन कर रहे हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। समझ गए साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अपक्रिया। बस इतना ध्यान रख लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसी को हम संयुक्त अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कॉपर सल्फेट के संयुक्त या संतृप्त विलयन को क्या करने से उसमें और मात्रा कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? यानी कि पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कॉपर सल्फेट को संयुक्त के संतृप्त विलयन को क्या करने से उसमें और मात्रा कॉपर सल्फेट को घोला जा सकता है? विलयन में क्षार डालकर, विलयन को जमा कर, विलयन को गर्म कर या विलयन में अम्ल डालकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब अगर बात करें तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, अब देखो, किसी यानी कि कोई पदार्थ होता है, किसी पदार्थ को घुलनशीलता या उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो किसी में दिए गए तापमान पर विलायक की एक निश्चित मात्रा पर घुल सकती है। जल में कॉपर सल्फेट की घुलनशीलता में तापमान की वृद्धि होती है, यानी कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो जल की मात्रा में क्या हो जाएगा? घुलनशीलता में तापमान में वृद्धि, और इसका यानी कि कॉपर सल्फेट कम तापमान में की तुलना में अधिक तापमान अधिक पानी में घुल सकता है।
जबकि कॉपर सल्फेट संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो कॉपर सल्फेट की घुलनशीलता में वृद्धि हो जाती है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, विलयन को गर्म करके, विलयन को गर्म करके। ठीक है, क्या हो जाएगा, विलयन को गर्म करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन से संयोजन नहीं सही है, कौन सा जो संयोजन है वो सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। पोलियो जीवाणु वायु तथा जल, हैजा विषाणु जल एवं भोजन, हेपेटाइटिस बी जीवाणु भोजन एवं जल, खसरा विषाणु एवं वायु। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। मैं फिर एक एक चीज करके बताता हूं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम पोलियो की बात करेंगे। भाई देखो, चीजें समझोगे तभी तो बेहतर हो पाएंगे, जब तक चीज नहीं समझ में आएगी तब तक आंसर नहीं निकल सकता। अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो में क्या होता है कि पोलियो वायरस के कारण होता है। यह विषाणु व्यक्ति की, मतलब जो पोलियो होता है, ये वायरस जो होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कौन सी, केंद्रीय, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है। यह विषाणु से संक्रमित में किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क और दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से फैल सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखोगे यह भोजन तथा जल, तो यहाँ पर वायु दे रखा तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हैजा की बात करें तो हैजा क्या होता है, हैजा की बात करें इसकी, हैजा की, तो हैजा विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा, विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु रोगजनक के कारण होता है। यह व्यक्ति के आहार तंत्र में, मतलब ये जो होता है यह आपका कौन सा तंत्र, आहार तंत्र, ठीक, आहार तंत्र को प्रभावित करता है। यह रोग दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से फैलता है। ठीक है, जल तथा के माध्यम से फैलता है। ठीक, तो ये भी हो गया आपका। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये विषाणु दे रखा है, ये जीवाणु होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण फैलता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। हेपेटाइटिस की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस जो बी होती है, हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस वायरस जो होता है ये HBV, ठीक है, HBV के कारण होता है। यह विषाणु संक्रमित व्यक्तियों को यकृत, यानी कि जो आपका लीवर होता है उसको प्रभावित करता है। किसको, लीवर को प्रभावित करता है, या जन्म के दौरान माँ से जो बच्चों में फैल सकता है। ठीक है, माँ से बच्चों में फैलता है। साथ ही संक्रमित साथी के सीधे यौन संपर्क के दौरान, या रक्त या शरीर के अन्य तरल संपर्क आने वाले असुरक्षित इंजेक्शन, मतलब जो हेपेटाइटिस होती है ये किसी भी प्रकार से, यानी कि देखो यौन संचरित रोग हो सकता है, यानी कि समझ गए। ठीक है, तो ये भी एक वायरस है, ये जो एक वायरस होता है ना कि एक जीवाणु होता है, ये भी समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं खसरा की। तो खसरा जो होता है, खसरा ये मोरबीलिए वायरस नामक अत्यंत संक्रमण विषाणु के कारण फैलता है। ठीक है, तो ये, और ये क्या हो सकता है, वास्तव में यह 10 लोगों जिन्हें टीका नहीं लगाया गया वे खसरे से पीड़ित हो सकते हैं। तो यह दूषित, यानी कि खसरा दूषित बूंदों से फैलता है। व्यक्ति खांसने, छींकने, बात करने या वायु में फैल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो ये वायु के माध्यम से ही फैलता है, खसरा इसका राइट आंसर होगा। अब देखो हम रोग वाला एक दिन चैप्टर आप सभी को पढ़ा देंगे तो आप लोग अच्छे से बेहतर समझ जाएंगे, क्योंकि साइंस की क्लास में जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप हल नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन है अगला, पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव हड्डियां नहीं होती, कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती, वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है। तो बात करें अगर हड्डियां नहीं होती हैं तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, केचुआ, सर्प, चींटियां या केकड़ा। तो इसका राइट आंसर देखोगे
तो केचुआ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केचुआ। देखिए केचुआ जो होता है शरीर पर यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक सटाकर रखे हुए अनेक छल्लों का बना होता है, मतलब ऐसे कुछ ऐसे बना होता है। ठीक है, तो अगर केचुआ की बात करें तो इनके जो छल्ले इस टाइप से होते हैं, मैं बताता हूँ आपको बना करके। ठीक है, इस तरीके से होता है केचुआ। अब देखो यहाँ पर गोल गोल होता है, तो यहाँ पर बीच में इनके नर और मादा के भाग बने हुए होते हैं। ठीक है, केचुए के शरीर में इनको जो बॉडी बनी होती है बिल्कुल मतलब गोल गोल छल्लों के तरीके से, इस तरीके से बनी हुई होती है। तो केचुए शरीर में पेशियां होती हैं जो शरीर को लंबा और छोटा करने में सहायता करती है। भाई ये जब चलते हैं तो बॉडी को सिकोड़ लेते हैं, बिल्कुल बॉडी को अपनी सिकोड़ करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है, पढ़िएगा कि किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी या न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता, बाद में रक्त बहने लगता है? बताइए, रक्त का थक्का कौन सी विटामिन? विटामिन ए या विटामिन B12 या विटामिन के या विटामिन B1? तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन B1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो रक्त का थक्का तो सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो विटामिन में तो सबसे पहले विटामिन यानी कि इसका राइट आंसर विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के का कारण, ठीक है, तो विटामिन के यानी कि वसा विलय विटामिन है जो दो रूपों में उपस्थित होता है। इसके मुख्य प्रकार से फाइलोक्विनोन कहा जाता है जो कोलाई, ग्रीन केल के पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो आप लोग पत्तेदार सब्जियां खाइए, उससे खून की कमी नहीं होगी। इसका अन्य प्रकार यानी कि मेनाक्यून कुछ पृष्ठ जैसे खाद्य पदार्थों में, किण्वित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक, विटामिन के विभिन्न प्रोटीन बनाने में सहायता करता है जो रक्त स्कंदन और अस्थियों के निर्माण में आवश्यक है। तो विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इससे क्या हो जाता है? रतौंधी हो सकती है। ठीक है, विटामिन B12 की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? साइनो कोबालमिन। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? इसमें पीली त्वचा हो जाती है, कब्ज हो जाता है। विटामिन के तो समझिएगा। विटामिन B1 की बात करें तो B1 क्या होता है? थायमीन। तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं विटामिन के बारे में क्लास बनाऊंगा, उसमें सारी विटामिन बता दूंगा कि विटामिन B1 B2, देखो विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, पूरा बता दूंगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तो केवल आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे साथियों उतना ही आपको आराम मिलेगा आगे क्लास में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब एक अम्ल यानी कि जब ए और क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है। जैसे कोई पदार्थ होगा तो अम्ल को यानी कि किसमें डाल दिया जाता है? क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। तो ए बी सी की पहचान कीजिए। ए क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी एल्युमिनियम क्लोराइड, या ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम सल्फेट। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल चूने का पानी, कैल्शियम सल्फेट। तो इसको देखो समझो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। तो देखो जब चूने का पानी यानी कि, तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका 4th नंबर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो ये भी समझ लो। देखो जब चूने का पानी यानी कि जो होता है Ca और OH2,
तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ठीक है को मिलाया जाता है तो बहुत मात्रा में उष्मा के साथ कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO2 सॉरी यहाँ पर CaSO4 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4 उत्पन्न होती है। अब देखो इसको, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया है जो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये जब तक होती है जब एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके नमक और पानी का निर्माण करते हैं, यानी कि किसका, अम्ल हो गया और क्षार, ठीक है। तो क्षार अभिक्रिया करके नमक और पानी का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के लिए अब देखो कैसे, यानी कि H2SO4 है और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा CaOH2, ठीक। इसको जब करोगे तो इसका क्या हो जाएगा CaSO4 हो जाएगा और प्लस 2H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अभिक्रिया बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए क्वेश्चन इसके बड़े बड़े होते हैं, जब तक चीज क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी भाई। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग करके नेप्थिलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निथारना, आसवन, वाष्पीकरण हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन, निथारना, वाष्पीकरण, निथारना, छानना या ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण या ऊर्ध्वपातन, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3 वाला। अब देखो एक एक करके ये चीज बताता हूँ। जैसे आपका दे रखा है निथारना, या इसको निसारण कहते हैं। निथारना मतलब वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस तरल के मिश्रण, यानी कि इसमें क्या होता है, ठोस हो गया, तरल के मिश्रण से तरल की परत को सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। इस स्थिति में रेत और नमक के मिश्रण को तरल नेप्थिलीन से अलग किया जाता है, जिसके रेत और नमक को तली में जमने दिया जाता है और फिर तरल परत को सावधानी पूर्वक हटा लिया जाता है। छानना, छानना तो सभी को पता होगा। छानने के माध्यम से मिश्रण को पारित गुजार कर किसी भी तरल ठोस कणों को अलग कर लिया जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या हो जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार बढ़ती है, क्यों। क्वेश्चन है व्हाई डज द स्टेप ऑफ द कॉइन, ठीक है। तो बताइए, यानी कि सिक्का बहुत हल्का होता है, पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है, सिक्के पर कोई बल कार्य नहीं करता, वायु सिक्के को धकेलती है, तो क्या हो जाएगा। अब देखो भाई, किसी इमारत से छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति को लगातार बढ़ाती है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी सिक्के को क्या करती है, आकर्षित करती है। किसके कारण, सभी को पता हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपनी ओर क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में 9198943584 पर SMS करना पड़ेगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती है। बाकी नोट्स हैं जो आपको वहीं पर मिलेंगे इसके। क्वेश्चन पढ़िए। ए बी तथा सी डी ऐसी दो छड़ हैं जो ए सिरा सी सिरे द्वारा प्रतिकर्षित होती हैं, बी तथा सी दूसरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी तथा डी एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। तो निम्नलिखित में विकल्प चुनिए, कौन हो जाएगा। तो देखो दी गई अगर छड़ की बात करें तो ए बी तथा सी डी दो ऐसी छड़ हैं
तो ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है, कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करती है? चुंबकीय व्यवहार। यानी कि ए सिरे सी सिरे प्रतिकर्षित किया जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि सिरे ए और सी के बीच एक समान ध्रुवीय प्रतिकर्षण है, जो चुंबक का एक विशिष्ट व्यवहार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखोगे तो थर्ड वाला हो जाएगा, ए बी तथा सी डी दोनों चुंबक है। ठीक है, ए बी तथा सी डी दोनों क्या है? चुंबक है। आगे बढ़े भैया। तो आप लोगों को अच्छी क्लास लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को घटित होने की संभावना सबसे कम है? तो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को घटित होने की संभावना कम है? देखो, तो इसमें 2AlCrO3 ये वाला या ये बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4 वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 2KCl फिर प्लस Br2 यानी कि Cl2 2KBr। तो यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है या ब्रोमीन द्वारा, किसके द्वारा? ब्रोमीन के द्वारा। Br मतलब क्या होता है? ब्रोमीन। कैल्शियम यानी कि पोटेशियम को पोटेशियम क्लोराइड से विस्थापित किया जाता है। हालांकि ब्रोमीन पोटेशियम की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। ब्रोमीन जो है किसकी तुलना में? पोटेशियम की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील, इसीलिए पोटेशियम द्वारा इसके विस्थापित होने की संभावना नहीं होती। इसमें यह अभिक्रिया को घटित होने की संभावना क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जल से भरे एक कागज के कण को जल से भरे एक कागज के कप के नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर आग क्यों नहीं लगती है? तो देखो, आग इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कागज प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। देखिए, कागज की बात करें तो कागज तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक वह अपने प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाता। अब देखो, प्रज्वलन ताप लगभग कितना होता है? प्रज्वलन ताप की बात करें तो ये होता है 240 डिग्री सेल्सियस होता है। जब कागज के कप में जल गर्म किया जाता है तो जल गर्मी को अवशोषित कर लेता है और कागज को उसके प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचने से रोकता है। तो ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा कि इसीलिए वहां तक ये जल नहीं सकता है। ठीक, इसका राइट आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में मानव शरीर में उसके स्थान के साथ मिलान कीजिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम यानी कि कंदुक खलिका संधि, स्थिर संधि, हिंज संधि, आधारी संधि। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोहनी के आगे तथा पीछे की ओर गति की संधि, बाजू तथा कंधे के बीच की संधि, ऊपरी जबड़े तथा शेष सिर के बीच की संधि, वह संधि जहां गर्दन सिर से जुड़ती है। अब देखो, मैं एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहले अगर देखोगे, ए का आपका हो जाएगा सेकंड वाला। कौन सा हो जाएगा? कंदुक खलिका संधि जो होती है वो होती है आपकी बाजू तथा कंधे के बीच की संधि, मतलब बाजुआ जो हो गए और कंधे के बीच की। स्थिर संधि की बात करें तो स्थिर संधि जो होती है वो आपकी होती है ऊपरी जबड़े की जड़, क्योंकि ऊपरी जबड़ा होता है वो चल फिर नहीं सकता है। ठीक है, ये हो गया। हिंज संधि जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोहनी। आपका ये वाला हो जाएगा, कोहनी के आगे तथा पीछे की गति की संधि। अब जो लास्ट बचा वो आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला, यानी कि आधारी संधि होती है वह संधि जहां गर्दन से जुड़ी होती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर, ए का सेकंड वाला,
बी का थर्ड वाला, सी का फर्स्ट वाला, डी का फोर्थ वाला। ठीक है। अब देखो कंदु खलिका संध यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें अष्ट दूसरे अष्ट से कटोरी के रूप में गुहिका में धसी होती है। इस प्रकार की संध घूर्णी गति में सहायता करती है। ठीक है। और हिंज संध दरवाजे कब्जे की तरह होती हैं, जो मतलब की लगी होती हैं, जहां केवल आगे तथा पीछे की गति संभव होती है, जैसे टखने, कोहनी और घुटने की संधियां। अब उसकी बात करें, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो इसका राइट आंसर समझ गए, आपका थर्ड नंबर वाला सही हो जाएगा। भाई इंटर में जिसने बायो पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, उसको सब पता चल जाएगा। और छोटी छोटी क्लासों में तो पढ़ाया जाता है, 6 से 8 में होती है, इसीलिए सेकंड पेपर कठिन होता है। कोई सेकंड पेपर पढ़ता है नहीं, बस फर्स्ट पेपर को पढ़ लेते हैं। और साइंस की देखो कितनी टफ आती है, देख लो आप सभी के सामने है। नीचे दिए दो कथनों S1 तथा S2 पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। धात्विक ऑक्साइड सदैव क्षारीय प्रकृति के होते हैं। S2 कह रहा है प्रकृति से ऋण विद्युतीय होने के कारण धातुएं शीघ्र ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग को बताना है कितना आपने किया स्कोर है, 30 आप 30 में। ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड सदैव क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो हम बात करते हैं, धात्विक ऑक्साइड सदैव क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अब S2 की बात करें, प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होने के कारण धातुएं ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से प्रतिक्रिया करती है। यह कथन जो है पूर्णतः सत्य नहीं है, ये कथन गलत है। ठीक है, ये तो सत्य है लेकिन आपका S2 वाला है वो असत्य है। ठीक है। अच्छा इस पर समझ भी लीजिए। देखिए अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में घुलन से मूल गुण प्रदर्शित करते हैं। वे जल के साथ अपक्रिया करके धात्विक हाइड्रा ऑक्साइड बना सकते हैं, जो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। अब अगर बात करें इसमें S2 की, तो देखा जाए आमतौर पर विद्युत ऋणात्मक नहीं होती और वास्तव में समानता विद्युत धनात्मक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला, यानी कि S1 सही है लेकिन S2 क्या है, गलत है। S2 गलत है साथियों। धात्विक ऑक्साइड की मूल प्रकृति सही के कारण उनकी विद्युत ऋणात्मकता नहीं, बल्कि जल के साथ अपक्रिया करने पर इलेक्ट्रॉन दान करने और यह उनकी हाइड्रोक्साइड आयन बनाने की प्रवृत्ति है। तो इसीलिए S1 सही है और S2 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन। एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है। उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। 0 या उसके भार से कम या उसके भार के अधिक या उसके भार के बराबर, कौन सा हो जाएगा बताइए। तो देखिए किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो होता है हटाए गए द्रव के भार के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा, यानी कि उसके भार के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन। अब मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रू रीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन फिश। ठीक है, तो आपको बताना है। एक चार कोष्ठी हृदय जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। एक चार कोष्ठी हृदय जिसमें दो अलिंद तथा एक निलय होता है, यानी आ 4 चैम्बर्ड हार्ट विद आ 2। आगे बताना है चार कोष्ठी हृदय जिसमें दो अलिंद तथा दो निलय होते, या दो कोष्ठी जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता। तो मछलियों में अगर देखा जाए तो देखो अन्य जंतुओं की तुलना में मछली हृदय की संरचना कैसी अपेक्षाकृत सरल होती है। अब हृदय दो कोष्ठकीय अंग जो इसमें कैसा होता है, इसका राइट आंसर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, यानी कि 2 चैम्बर्स हार्ट विद 1, यानी कि एक द्विकोष्ठी हृदय जिसमें एक अलिंद और दो निलय होता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका।
तो एक अलिंद तथा एक नीले से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए पूरा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक साधारण पेंडुलम के बाब को मध्य स्थिति में बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है। बाब के बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? विस्थापन शून्य है, चाल अधिकतम है, चाल शून्य है, त्वरण अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहले समझो, एक साधारण पेंडुलम एक बाल होता है जो एक निश्चित लंबाई की डोर पर छड़ से संयोजित होता है, जो गुरुत्वाकर्षण को प्रभाव आगे और पीछे झुकाता है। तो पेंडुलम सभी ने देखा होगा, प्रैक्टिकल में किया होगा फिजिक्स के। जब बाप को माध्यम से संतुलन स्थित चरम स्थित यानी कि डोल एक तरफ से उच्चतम बिंदु की ओर छोड़ा जाता है तो इसकी विभाजन ऊर्जा अधिकतम होगी और गतिज ऊर्जा प्राप्त करते समय इसकी ऊंचाई कम होने लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाल शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चाल शून्य हो जाए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट हेल्प इन द, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? बताओ, तने फूल जड़ें या तने पत्तियां फूल, जड़ें तने पत्तियां या फूल पत्तियां जड़ें? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, जड़ों यानी कि इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ें तने पत्तियां, रूट। ठीक है, देखो कायिक प्रवर्धन की बात कर रहा है तो कायिक प्रवर्धन में कई विधियां हैं, जैसे जड़ों से, जड़ से। तो शकरकंद और डहेलिया जैसे पादपों जड़े के माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, देखो शकरकंद सभी जानते होंगे। अब इसमें क्या होता है, ये कंदील जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं जमीन से ऊपर, यानी कि अगर शकरकंद है तो शकरकंद में क्या होता है, इस तरीके से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे करके अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं। और डहलिया जो होता है उसमें भी जमीन से ऊपर उगकर नए पादप का निर्माण करती है। अब प्रकंद और उपस्थिरभूत यानी कि ऐसे अदरक हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, प्रकंद, ठीक है, नामक विशेष उत्पादन करती। कंद की बात करें तो कंद जो होता है तने, ठीक है, आलू का आलू क्या है, आपका तना है। और पत्ती की कलिकाएं जैसे ब्रायोफिलम जैसे कुछ पादप में पत्तियों की कोर से अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं। देखो तना हो गया, जड़ जैसे शकरकंद होता है उसमें जड़। अब तने जैसे तने में आलू है तो आलू आपका एक प्रकार का तना है, ना कि आपको वो जड़ है। क्या है? तना है आलू। और अगर पत्तियों की बात करेंगे तो ब्रायोफिलम जैसे कुछ पादप होते हैं जिनके पत्तियों पर क्या आती है, जैसे आपकी पत्ती है तो उनकी पत्तियों पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती है ऐसे। ठीक है, ये पत्तियां होंगी तो इसकी जड़ों पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती है जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। इसीलिए राइट आंसर आपका आपका फोर्थ थर्ड वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गई है पैडागोगी। तो पैडागोगी की बात करते हैं भैया, एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों के समक्ष दाब का प्रत्यय प्रदर्शित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप इसके लिए उचित होंगे? तो वस्तुओं को मुक्त रूप से गिरते हुए अवलोकन करना तथा उनकी अपेक्षित गति की तुलना करना, जल में विभिन्न तेल, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, ऑयल या मिलाना तथा उनकी परतों का अवलोकन करना, एक खाली बंद प्लास्टिक की बोतल में जल अपघटनी बाल्टी में धकेला तथा अवलोकन करना, कागज की एक पट्टी अपने निचले ओंठ पर लगा लेना या फिर मुंह से पट्टी को फूंक मारना, अवलोकन करना, कागज की पट्टी किस दिशा में गति करती है। तो देखो, एक शिक्षिका अपने छात्रों के समक्ष दाब का प्रत्यय प्रदर्शित करना चाहती है तो निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप इसके लिए उचित होगा? अब देखो सीटेट क्या होता है, सीटेट में जो आपको सबसे बड़ा दिखाई दे वही 100% सही होता है। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 98% वही सही हो जाता है।
तो इसमें आप सभी लोग बताइए सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? तो फोर्थ वाला सही है, फोर्थ वाला बड़ा है तो यही वाला आप लगा दीजिए। क्योंकि देखो कागज की एक पट्टी अपने निचले ओंठ से लगाना और फिर मुंह से पट्टी में फूंक मारना, अवलोकन करना, जहाँ अवलोकन आ जाए या जहाँ पर ये चीजें आ जाए तो वहां पर समझ लो ज्यादातर ये सब सही होते हैं। जैसे ये क्योंकि देखो ये नहीं हो सकता है आपका, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन बच्चा जो होगा वो प्रयोग करेगा, तो प्रयोग करने से उसका क्या बढ़ेगा, मस्तिष्क बढ़ेगा, या मतलब और चीजें सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में कौन से प्रक्रिया आधारित कौशलों का विकास करना है? यानी श्वास भीतर तथा बाहर समान रूप से लें, पता लगाएं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं व बाहर निकालते हैं। अब अपने श्वसन की दर की तीव्रतागत चलने के पश्चात भागने के बाद पूर्ण रूप से विश्राम करने के बाद गिने। आपके अनुसार किस स्थिति में श्वसन की दर सबसे तेज होगी? जांच करें और अपने दोस्तों को एक जैसे मूल्य प्राप्त होते हैं या नहीं, बताइए। अवलोकन, अनुमान, मापन, मापन, संप्रेषण, वर्गीकरण, प्रयोग करना, मापन, वर्गीकरण, संप्रेषण, अनुमान, प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन करना, अनुमान लगाना। हमने बताया ना कि अवलोकन है तो सही है, अनुमान लगाना और मापन। ठीक है, तो 1 मिनट में जब श्वास लेते हो या धड़कन धड़कती हो, कितनी बार धड़कती है बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विज्ञान के आकलन को समकालीन दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है? ठीक है, मेल नहीं खाता है तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। विज्ञान आकलन छात्रों को वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है। विज्ञान के आकलन व्यापक प्रकृति का होता है। विज्ञान आकलन आधारित छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से विचार प्रतिपादन सिद्धांतों को याद रखने हैं। ठीक है, यह विज्ञान आकलन छात्रों की प्रक्रिया के कौशलों को विकसित करने में सहायता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने हो जाएंगे उतने हम लोग करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में कौन से खुले अंतः वाले प्रश्न हैं? तो इसका राइट आंसर देखोगे, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं है होगी। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप कक्षा 7 छात्रों विद्युतीय चालकता देखिएगा, विद्युत चालकता का प्रत्यय सिखाना चाहते हैं। आपके पास निम्नलिखित सामग्री रबड़, एक बल्ब के साथ खुला विद्युतीय परिपथ, धातु की पिन यानी डिजिटल जल नमक घोल है। तो इससे प्रत्यय छात्रों के परिचित कराने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा अपनाएंगे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला सही हो जाए। मैं प्रारंभ में अपने छात्रों को प्रत्येक पदार्थ से परिपथ पर रखकर अपना अन्वेषण कराऊंगी। पदार्थों का वर्गीकरण विद्युत बुरे चालक करने के लिए छात्रों के अवलोकन के आधार पर प्रयोग करूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान की एक कक्षा में शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं? तो देखो योजनाओं की बात कर रहा है तो योजनाएं कौन कौन सी होंगी? आपका हो जाएगा देखा जाए तो शिक्षार्थियों के प्रश्न रुचिकर उत्तम, ये वाला हो जाएगा आपका। बी वाला हो जाए अवसर प्रदान करना। ठीक है, डी वाला आपका ये वाला हो जाएगा, ए बी डी वाला। तो आपका फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जहां पर देखा जाए रुचि हो जाए या अवसर की बात करें, बल्कि प्रश्नों की गुरुत्वाकर्षण की जांच हो, तो ये आपके राइट आंसर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर है,
विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, विज्ञान के विषय में कौन सा सही है? तो देखो इसका राइट आंसर, यानी कि विचारों के समर्थन एक प्रगट करने के लिए प्रयोगात्मक प्रमाणों का प्रयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर 2 वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए पूरा, कि कक्षा 7 में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित उदाहरण विचार कीजिए और अनेक चिकित्सक विलियम हार्वे यानी 1578-1657 रक्त परिसंचरण की खोज की। उस दिनों से समकालीन राय थी कि रक्त शरीर नलिकाओं में आगे पीछे घूमता। उनके विचारों के हार्वे मजाक उड़ाया गया तथा उन्हें सेल्कुलेटर बुलाया गया। उनके अपने अधिकांश मरीज खो दिए तथा उनके मृत्यु से पूर्व परिसंचरण के बारे में हार्वे वैज्ञानिक विचार समान रूप से जैविकीय तथा स्वीकृत मिल गए। उपर्युक्त विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सी पहलू प्रदर्शित होता है? तो विज्ञान प्रचित आधारित है, या विज्ञान प्रायोगिक है, विज्ञान वास्तविक मूल उदासीन है, विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक अंतः स्थापित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पढ़ लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BAD वाला। बी हो गया आपका, विज्ञान प्रायोगिक है, विज्ञान प्रयोगोचित प्रमाणों पर आधारित है, विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक अंतः स्थापित है। ठीक है, तो राइट आंसर 4th वाला हो जाएगा। इसकी PDF दे दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव है जलीय पौधों पत्तियों मोम जैसे आवरण से ढकी होती हैं, या एक आरोही पौधे धागे घुमावदार संरचनाएं होती तने निकलती हैं, रेगिस्तान पौधे छोटे आकार की पत्तियों जल शीत या कम की सहायक होती हैं, या जलीय पौधे पत्तियां जल में तैरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। समाज के लिए विज्ञान सर्वोदय लाभकारी है, या विज्ञान में प्रगत प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के साथ साथ कंप्यूटर और दूरसंचार तकनीकियों का भी आविष्कार हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा S1 गलत है, लेकिन S2 क्या है आपका सही है। भाई समाज के लिए विज्ञान सर्वोदय लाभकारी है, ठीक है, तो देखा जाए समाज के विज्ञान सर्वोदय लाभकारी यह एक व्यापक व निरपेक्ष कथन है, जबकि विज्ञान निस्संदेह समाज के लिए कई लाभकारी प्रकृति की है। कुछ नई तकनीकें और अनुप्रयोग से उत्पन्न किया जिनके हानिकारक परिणाम हुए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे परमाणु तकनीकी लाभकारी उपयोग जैसे बिजली उत्पादन, विनाशकारी अनुप्रयोग जैसे परमाणु हथियार दोनों। इसीलिए यह कहना अति सामान्यीकरण विज्ञान सर्वदा लाभदायक है। तो S1 को संभावित रूप से समस्तगत असत्य बनाता है। ठीक है, और S2 क्या हो सकता है? तो प्रगति प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के साथ साथ कंप्यूटर को दूर संचार तकनीकों को भी आविष्कार हुआ है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका S1 गलत है और S2 आपका सत्य हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा आपको सेशन? आपने 30 में से कितने सही किया? आपको कमेंट करके आंसर बताने हैं। और आप सभी को कैसा सेशन लगा? अगर अच्छा सेशन लगा हो तो हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड को आपको क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। आपको यहाँ पर मैथ की क्लास चालू हो चुकी, स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको मैथ की क्लास मिलेंगी, हिंदी की भी क्लास मिलेगी और CDP की भी मिलेगी, और आपको EVS की भी क्लास मिलेगी। सारी क्लासें अवेलेबल हो जाएंगी। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड को आप सभी को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। आगे मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।